everyone, welcome to my channel once again. My name is Christina Willis. Hope you all are doing very well. I'm also good. So today we are going to study our first chapter of history, and that is of class 10. And the first chapter is very commonly known by everybody, very famous chapter in the class 10th इन हिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. Nationalism in Europe. So सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू इंटरेस्टेड टू टेल मी द मीनिंग ऑफ अ नेशनलिज्म, सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म. नेशनलिज्म का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि there are many of them, many students and many young peoples, they don't know the exact meaning of nationalism. आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा मुझे, ठीक है. सो नेशनलिज्म का जो मीनिंग है, नेशनलिज्म मीन्स, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो जस्ट देख लेना इसको. राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्रीयवाद, या ये भी कह सकते हैं आप राष्ट्रीयता, ठीक है. राष्ट्रीयता वैसे नहीं होगा, राष्ट्रीयता हम नहीं मान सकते. राष्ट्रीयवाद, ठीक है. राष्ट्रवाद यानी कि द फीलिंग ऑफ वननेस, द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, ठीक. वननेस, द फीलिंग ऑफ फ्रीडम, ठीक है. फीलिंग ऑफ वननेस, फीलिंग ऑफ फ्रीडम. फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, हर चीज की आजादी. फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग यानी हर चीज की आजादी लोगों को मिले, लेकिन हाँ, उसमें आज़ादी ऐसी नहीं है कि हम किसी का नुकसान करें, वो आज़ादी नहीं, ठीक है. दैट इज़ नॉट टू बी कॉल्ड एज राष्ट्रवाद, ठीक है. नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद, फीलिंग ऑफ वननेस, फ्रीडम की फीलिंग, हम सब एक है, और जो हम कंट्री में, किसी भी देश में जो गवर्नमेंट है या जो सरकार है, वो जो है हमारे इंटरेस्ट के बारे में सोचती है, हमें वो सब प्रोवाइड कराती है, वो फ्रीडम प्रोवाइड कराती है जो हमें चाहिए, या जिसके हम जिसका हमें अधिकार है, जो हम डिजर्व करते हैं, ठीक है. सो ये नेशनलिज्म जो है यूरोप कैसे पहुंचा, चैप्टर इसके बारे में. यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो लोगों में किस तरह से आई. Chapter is about this. Okay, so as we will start from the introduction, that is during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought many changes in the political, economic and social world of Europe. नेशनलिज्म की फीलिंग जब 19th सेंचुरी में यूरोप में बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड होने लगी, राष्ट्रवाद की फीलिंग, तो वहाँ पर यूरोप में बहुत सारे चेंजेस आए. यूरोप में पॉलिटिकल चेंज भी आया, यूरोप में इकोनॉमिक चेंज भी आया, यूरोप में सोसाइटी में भी चेंज आया. और जब आप चैप्टर स्टार्ट में पढ़ते हो तो आपको एक पिक्चर दिखाई देती है. उस पिक्चर में आपको कुछ लोग अलग अलग कंट्री का फ्लैग लेके लाइन से दिख रहे हैं, ठीक है. और वहाँ पर एक जो आपकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो लगाई हुई है. ऊपर अगर आप आसमान में ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे हेवन पूरा दिखाया हुआ है, ठीक है. हेवन का जैसे सीन बनाया गया है. एंड दिस पिक्चर इज मेड बाय द फ्रेडरिक सोए.
फ्रेडरिक सोरे ने ये पिक्चर बनाई है फ्रीडम को लेके 1848 में नेशनलिज्म की फीलिंग को ध्यान में विद इन हिज माइंड में रख कर जो है ये पिक्चर को प्रिडिक्ट किया है। सॉरी, पिक्चर को प्रेडिक्ट किया है। एंड फॉर दिस हेवन में आपने देखा होगा उस पिक्चर में बहुत सारे एंजल्स दिख रहे हैं और बहुत सारे और भी बहुत एंजल्स के अलावा और भी बहुत सारे कुछ लोग भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको बीच में जीसस क्राइस्ट की पिक दिखेगी विद द क्रॉस, ठीक है। तो कुछ टीचर्स ये बोलते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट जो है ऊपर से जो है हेवन से जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, जो नीचे जो झंडा लेके लोग खड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस बंदे ने ये पिक्चर बनाई है वो उसके माइंड में ये है कि दैट जो लोग खड़े हुए हैं नीचे फ्लैग लेके वो नेशनलिज्म को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कि डेमोक्रेसी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारी जो देश है, हमारे जो जिन जगहों पे हम रहते हैं वहाँ पर एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट के बारे में सोचे, एक फ्रीडम होनी चाहिए, हमें लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उसको सोचते हुए वो ये साथ में पिक्चर के अकॉर्डिंग वो जीसस की जो पिक्चर दिखाई है ऊपर, वो ये दिखा रहा है कि जीसस जो हैं वो ऐसा होते हुए इस चीज़ को देख रहे हैं एंड ही इज़ हैप्पी। जीसस क्राइस्ट इस चीज़ को होता हुआ देशों में ये चीज़ होती हुई देख रहे हैं और इट वाज लाइक कि हाँ, जीसस क्राइस्ट भी यही चाहते हैं कि हर किसी को अपना अधिकार मिले, ठीक है। क्योंकि एट दैट टाइम यूरोप में इन मैक्सिमम कंट्री, जब का हम ये नेशनलिज्म ऑफ यूरोप ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं 1848 से पहले यानी 19th सेंचुरी से पहले जो है यूरोप के सारे, जैसे कि आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा, ये सारा कुछ आपने पढ़ा है, तो यूरोप में मैक्सिमम जो थी वो आपकी मोनार्की एस्टैब्लिश होती थी, ठीक है, मोनार्की, ऑटोक्रेसी, ठीक है, ऑटोक्रेटिक अंपायर होती थी और ऑटोमन अंपायर होती थी, ठीक है। ऑटोमन अंपायर यानी कि जो मुस्लिम किंग्स थे वो कंट्रोल करते थे यूरोप की कुछ कंट्रीज को, ठीक है। ऑटोक्रेसी थी, वहीं के ही यूरोप के ही किंग्स थे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो किंग था, ठीक है, आपका किंग लुई 16, 14, 15 ये जो थे, और वो अपने ही लोगों पर राज्य कर रहे थे, अपने ही लोगों को लूट लूट के खाते थे, बहुत ही बुरी तरह उनके साथ बिहेव करते थे और जो मर्जी आया वो अपने देश में करते थे, ठीक है। सो बेसिकली ऑटोमन एम्पायर, ऑटोक्रेसी, ठीक है, ऑटोक्रेसी और मोनार्की, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी वो यूरोप में अब से 19th सेंचुरी से पहले तक ये सारे टाइप के गवर्नमेंट ये इस तरीके की जो है कंट्री हुआ करती थी, इस तरीके की गवर्नमेंट, इस तरीके के लोग हुआ करते थे जो अपनी मर्जी से देश में जो मन में आया वो करते थे, ठीक है। सो इसीलिए ये पिक्चर जो है ये डिपिक्ट कर रही है यहाँ पर। As continued, the spirit of nationalism was responsible for making nation state in place of the multinational dynastic empire of Europe. So, इस पिक्चर में यही दिखाया है कि एक नेशन स्टेट होना चाहिए। पहले क्या होता था, अर्लियर इट वाज कि डायनेस्टिक अंपायर ऑफ यूरोप, यानी कि जैसे मैंने अभी यहाँ बताया ऑटोक्रेसी, ऑटोमन अंपायर, मोनार्की, यानी कि डायनेस्टी, अपनी डायनेस्टी को चलाने के लिए किंग जो है, अगर किंग रूल कर रहा है उस कंट्री में, यानी कि मोनार्की अगर है तो किंग के बाद उसका बेटा करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसका बेटा करेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा करेगा, ठीक है। यानी कि मीन्स टू से डायनेस्टिक अंपायर चलती थी होल ऑफ द यूरोप, ठीक है, डायनेस्टी चलती थी, बेटे का बेटा, बेटा बेटा, पूरी डायनेस्टी उसी की होती थी।
लोग जो थे वो इस डायनेस्टिक कंपायर से, इस तरीके के जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, जो राजा थे, उनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, ऊब चुके थे। इसलिए वो अब एक ऐसा नेशन स्टेट चाहते थे, द फीलिंग ऑफ वननेस। और जो किंग है, जो वो भी हमारे बारे में सोचे, किंग जो है वो भी हमसे उसी तरीके का व्यवहार करे जैसा कि वो चाहता है, ठीक है। जैसे वो हमसे चाहता है कि हम उसके साथ करें, तो वो भी हमारे साथ वैसा व्यवहार करे। हमें एक फ्रीडम होनी चाहिए, ठीक है। लोग परेशान हो चुके थे, ये मोनार्की, ऑटोक्रेटिक वाले जो रूल्स है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो धीरे धीरे यहाँ पर स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म वॉज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, ये वही ईयर था 1848, यानी कि 19th सेंचुरी का ये वही ईयर चल रहा था, जो ईयर यहाँ आपका उधर अगर हम बात करें अपने इंडिया की, इंडिया में था, ये वही पार्ट था जब ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ इंडिया रूल कर रहे थे। 1848 में ब्रिटिशर्स ने अच्छा खासा जो रूल था वो इंडिया पे कंट्रोल ओवर पूरी तरीके से कर लिया था। 48 में अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया था। और इसी 48 के बाद 1857 में जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ हमारी कंट्री में, ठीक है। बहुत बड़ा रिवोल्ट माना जाता है ये, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, शायद नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ेंगे हम, आएगा अगर तो, ठीक है। एंड आप 8th में आप अर्लियर पहले ही ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 दैट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया का कहा जाता। तो यहाँ पर भी ये वही सेम टाइम था जब इंडियन लोग जो थे वो भी अपनी आज़ादी की आज़ादी चाह रहे थे ब्रिटिशर से। लेकिन अभी तो 1848 था और देश आज़ाद हुआ इसके बाद फिर 100 साल बाद 1947 में, ठीक है। तो 100 साल तो 1848 तक ब्रिटिशर्स के इंडिया में 100 साल हो चुके थे, ठीक है। सो यहाँ वही टाइम पीरियड चल रहा था, वही टाइम पीरियड यहाँ नेशनलिज्म यहाँ यूरोप में चल रहा था, कि यूरोप में भी लोगों में यहीं से, इंडिया से और भी और डिफरेंट कंट्री से जो है एक वर्ड उन्होंने सुना, दैट इज द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। हाँ, एक वर्ड और याद आया, नेशनलिज्म, देशभक्ति, ठीक है। राष्ट्रवाद जहां पर एवरीबडी इज इक्वल, ठीक है। सो ये वही टाइम पीरियड था। ओके, नेक्स्ट पिक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। पिक्चर जो है वो क्या डिपेक्ट कर रही थी। अ नेशन स्टेट वाज अ पॉलिटिकल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। जो नेशन स्टेट था वो एक पॉलिटिकल यूनिट थी पहले, जहां पे ऑटोनोमस एम्पायर चलती थी। ऑटोनोमस स्टेट था, इनहेबिटेड प्रीडोमिनेंटली बाय द पीपल शेयरिंग अ कॉमन कल्चर। और यहाँ पर जो ऑटोनोमस जो एम्पायर थी, वहां पर लोग जो थे, मैक्सिमम लोग आपस में एक कॉमन कल्चर शेयर करते थे। हिस्ट्री लगभग सबकी सेम थी, लैंग्वेजेस भी सेम थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। मतलब नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो एकदम से नहीं आ गया था, वो धीरे धीरे आया था। इट वॉज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। ये कैसे आया? ये आया थ्रू स्ट्रगल से। लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, ठीक है। लीडर्स ने बहुत स्ट्रगल किया, लीडर्स ने अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखी, किंग के सामने रखी, राजाओं के सामने रखी, उनके मिनिस्टर्स के सामने रखी अपनी बात को। कॉमन पीपल ने भी इसमें साथ दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं पिक्चर पे। इन 1848 फेडरिक सोरे फ्रेंच आर्टिस्ट थे ये फॉर प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम। उनका ये ड्रीम था ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। कंट्री रिपब्लिक होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। तो उसी पे बेस्ड उन्होंने ये पिक्चर बनाई, उसको ध्यान में रखते हुए। शो हैज शोन द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड द सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। ये सब मार्च कर रहे हैं एक ट्रेन बनाकर, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने अपना होमेज कर रहे हैं, यानी कि अपने
अपने सरों को दंडवत कर रहे हैं जिसे कहते हैं, ठीक है। एंड लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास्ड बाय इट, जब वो उसके पास से निकल कर गए तो वो उसको झुककर दंडवत करते हुए गए, ठीक है। द आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जो आर्टिस्ट थे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के आर्टिस्ट थे, जब आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। एंड पर्सोनिफाइड लिबर्टी, तो इनको पता था क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी ये लिबर्टी वगैरह वाला जो वर्ड था, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, बहुत ये एकदम से हाईलाइटिंग में आ गया। एज अ फीमेल फिगर शी इज बियरिंग अ, एक मिनट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है एक फीमेल फिगर है, हाँ, जो कि टॉर्च हाथ में ली हुई है, ठीक है। एंड लाइटिंग इन वन हैंड एंड द कैरेक्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन अदर, एक तरफ उनका टॉर्च है, दूसरी तरफ उनका जो है लोगों के अधिकारों के बारे में एक दिखा रहे हैं, राइट्स ऑफ द मैन इन द अदर हैंड, कैरेक्टर ऑफ द राइट, मतलब मानव अधिकार जिसे कहते हैं। आज के टाइम में मानव अधिकार एक चल रहा है ना, आजकल आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में, मानव अधिकारों के लिए लोग लड़ रहे हैं, ये मानव का अधिकार है, मानव का अधिकार है। तो एक हाथ में उनके टॉर्च है और एक मानव अधिकार को लेकर कुछ उनके हाथ में है जो कि लोगों के राइट्स के बारे में बताता है, ठीक है। So one can notice in the foreground of the image lie and the shattered remain of the symbols of absolute institution. अच्छा, आपने नीचे पिक्चर में देखा होगा कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, उन चीजों में आपने देखा होगा मोनार्की का क्राउन पड़ा हुआ है, किंग की छड़ी पड़ी हुई है, तो वो ये दिखा रहे हैं कि मोनार्की को हमें डिस्ट्रॉय करना है, मोनार्की को हमें खत्म करना है, मोनार्की गवर्नमेंट या ऑटोमन अंपायर अब हमें नहीं चाहिए हैं, हमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक गवर्नमेंट चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक होना है, हमें रिपब्लिक होना है, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए ऑटोमन अंपायर और ये मोनार्की, राजा, किंग की जबरदस्ती, ये सब अब नहीं चलने वाली, ठीक है। इन सूरोज यूटोपियन विजन, उनका ये जो विजन था, पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन, दुनिया के जो लोग हैं उनको अलग अलग नेशन में डिवाइड कर दिया गया है। वो ये सोचते थे, आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स, और उन लोगों को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके नेशनल फ्लैग से। जैसे हम इंडियंस हैं ना, तो हम अपने इंडिया के नेशनल फ्लैग से ही हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इंडियन है, हमारा नेशनल फ्लैग ये है, ठीक है, और हमारे कॉस्ट्यूम से, ठीक है। लीडिंग द प्रोसेशन, जो वो प्रोसेशन चल रहा था, वो जो लोग मार्च करते हुए आ रहे थे लंबे से, स्टार्टिंग में आपका जर्मन का फ्लैग है, उसको फ्रेंच और सब जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेशन में जो लीड कर रहा था, सबसे आगे जो था, वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जब भी वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जैसे ही वो पहुंचे, आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जो देश पहुंचता है, जो जिस देश के लोग पहुंचते हैं, वो है आपका अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड के लोग, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी ही नेशन स्टेट्स बन चुके थे, यानी कि वो डेमोक्रेटिक हो चुके थे और वो रिपब्लिक हो चुके थे, ठीक है। सो फ्रांस आइडेंटिफाइएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, फ्रांस को आप उस पिक्चर में रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, क्योंकि फ्रांस अभी रेवोल्यूशन कर रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस रेवोल्यूशन कर रहा था, ठीक है। तो फ्रांस का रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर आप देख सकते हो, जो ट्राई कलर है वो फ्रांस का है, ठीक है। हैज जस्ट रीच द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जैसे ही वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचता है, फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, उनके पीछे होते हैं जर्मनी के पीपल, बेयरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग, जिनका फ्लैग क्या है जर्मनी का, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर का फ्लैग है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम वेंसोरे क्रिएटेड दिस इमेज, तब जब ये इमेज क्रिएट कर रहे थे सोरे, उसी टाइम द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। तो उस टाइम पे जर्मनी जो था वो एज अ नेशन स्टेट नहीं बना था, ठीक है। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप टू यूनिफाई द न्यूमरस, जो फ्लैग उन्होंने कैरी किया था जर्मनी ने, वो एक होप का फ्लैग था कि होप कि आगे हम भी एक नेशन स्टेट बन पाएंगे, यूनिफाइंग द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज इनटू अ नेशन स्टेट,
कि जितने हम जर्मन बोलने वाले जो हैं वो हम भी कभी नेशन स्टेट बन पाएंगे, डेमोक्रेटिक बन पाएंगे, रिपब्लिक बन पाएंगे, ठीक है। फॉलोइंग द एज अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलोइंग द जर्मन पीपल के जो पीछे हैं वो है ऑस्ट्रिया, फिर उसके बाद द किंगडम ऑफ द टू सिसिली स्टेट, आयरलैंड और ये वाले जो लोग हैं जो उस समय आयरलैंड, आज के टाइम पे जो है ना आज के टाइम पे नहीं है, पहले टू सिसिली स्टेट्स हुआ करते थे, ठीक है। टू सिसिली स्टेट्स अलग अलग थे, जो आयरलैंड आपका ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन ये अलग अलग था, फिर यूनाइटेड किंगडम ने आयरलैंड को बाद में यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया था, ठीक है। सो यूनाइटेड नीदरलैंड, आयरलैंड ये सब बाद में यूनाइटेड नेशन में मिल गया, ठीक है। तो यही है टू सिसिली स्टेट्स। एग्जाम्पल, टू सिसिली स्टेट्स जो थे वो अलग थे, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में जो आयरलैंड और नीदरलैंड थे वो पहले अलग थे लेकिन बाद में मिल गए थे, ठीक है। टू सिसिली किंगडम ऑफ द टू सिसिली स्टेट्स आपके वो अलग हैं दोनों। टू सिसिली स्टेट्स उस समय अलग अलग स्टेट्स थे, ये एक स्टेट नहीं थे, ठीक है। एंड लोम्बार्डी, इसके बाद जो फ्लैग है वो लोम्बार्डी के लोगों का है। पोलैंड, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया के लोग इनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। अब फ्रॉम द हेवन, वही जो मैंने आपको बताया कि ये इमेजिन कर रहा था कि क्राइस्ट हैं, बाकी सारे सेंट्स हैं, एंजल्स हैं, जो कि नीचे के सीन को देख रहे हैं विद ईगरनेस, बहुत ही ईगरनेस की तरह से देख रहे हैं। कुछ टीचर्स ने बोला है, मैंने कुछ देखा है, कुछ लोगों को सुना है, तो वो बोल रहे हैं कि क्राइस्ट और एंजल्स जो हैं वो नीचे ये जो लोग जो हैं जा रहे हैं, जो इसने पिक्चर बनाई है फेडरिक ने, इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, ये कोई आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, लेकिन गॉड ये चाहते हैं कि हाँ इस तरीके का हो। आने वाले टाइम पे गॉड जो है इन सारी कंट्रीज को डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक होते हुए देखना चाहते हैं, तो इसी वजह से वो ईगरनेस के तौर पे देख रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है ईगरनेस से, ठीक है, कि ये हो क्या रहा है ये नीचे। सो दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी। तो ये जो है फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, फ्रेटर्निटी को रिजेंबल कर रहा है, पूरे वर्ल्ड के नेशंस में फ्रेटर्निटी रिजेंबल कर रहा है। आर्टिस्ट यहाँ पर फ्रेटर्निटी बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट एंड द प्रैक्टिस ऑफ द मॉडर्न स्टेट, एक मॉडर्न स्टेट बनना है, ठीक है। नेशन स्टेट्स रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक हुआ, फिर मॉडर्न स्टेट बना, ठीक है। मॉडर्न स्टेट इन विच सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज, एक सेंट्रलाइज्ड पावर होनी चाहिए, exercised sovereign control over a clearly defined territory emerged from the nation state, जहाँ पे सोवन कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सोवेनिटी यानी कि कोई बाहर का बंदा आपके देश को कंट्रोल करे, जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कंट्रोल कर रहे थे सारी चीज़ें। सोवेनिटी फ्री होनी चाहिए कंट्री, ठीक है। सो आर्टिस्ट, स्कॉलर एंड फिलोसफर प्लेड अ मेजर रोल इन बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। तो आर्टिस्ट, सोल्जर, इन सब ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे यूरोप में नेशनलिज्म को इस्टेब्लिश करने में, यूरोप में नेशन स्टेट बनाने में, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो है ये आइडिया जो था नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी पूरे यूरोप में, फ्रांस से ये आइडिया धीरे धीरे पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ। कौन सा आइडिया? नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, डेमोक्रेसी का, रिपब्लिक, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी का जो आइडिया, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से और यहाँ वहाँ से, इंडिया से ये एशिया में धीरे धीरे स्प्रेड हुआ चीज़ें, और फ्रांस से जो है ये यूरोप में ये आइडिया स्प्रेड हुआ। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट। सो एज कंटिन्यू विद आवर चैप्टर, दैट इज जो हम कर रहे थे अपना चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। Rise in nationalism in Europe.
सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इससे जुड़ा हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पहले हुआ, फिर वही लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वाला जो आइडिया था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ जो उस टाइम के जो राइटर्स वगैरह थे जो आइडिया लेकर आए थे, वही आइडिया इक्वालिटी का जो आइडिया था वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ। और यूरोप में स्प्रेड होने की वजह से एक एक तरीके से एक बाढ़ सी आ गई कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी पूरे यूरोप में जो है लोगों को अब ये पता लगने लगा कि नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ये क्या है, सबको इक्वल राइट्स मिलना, ये क्या चीज़ें हैं। लोगों को धीरे धीरे इसके बारे में पता लगने लगा। अब लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमें भी हर चीज़ का हक मिले, हमें भी फ्रीडम मिले, हमें भी इक्वालिटी मिले, ठीक है, लिबर्टी हो हमारे पास भी, फ्रेटर्निटी दी जाए हमें, ठीक है। सो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से कनेक्टेड है, इसलिए हम थोड़ा सा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आइडिया ऑफ नेशन, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या जो है अटैचमेंट है, यानी कि अटैचमेंट इन द सेंस कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या लेना देना है राइज ऑफ नेशनलिज्म का, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही राइज ऑफ नेशनलिज्म और ज़्यादा स्प्रेड होने लगा ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। बट यहाँ पर 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म विच इमर्ज्ड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 19th सेंचुरी में जो है पूरे यूरोप में जो है नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो थी वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी, ठीक है। एंड ब्रॉट अबाउट द ड्रास्टिक चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। तो इसके वजह से, इस आइडिया के वजह से, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से पूरे यूरोप में ये जो आइडिया था नेशनलिज्म, इक्वालिटी का जो आइडिया था, इसने पूरे यूरोप में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आया। नॉट ओनली द चेंज इन द सोशल बट द इकोनॉमिक चेंजेस भी पूरी दुनिया में आए, यूरोप के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में भी, ठीक है। पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस एंड इकोनॉमिक चेंजेस, ठीक है। That is the political, social changes and economic changes, ठीक है। इन तीनों ही चीज़ों में जो है आप पूरे वर्ल्ड में चेंजेस आने लगे। आफ्टर 1789, यानी 1789 के बाद, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रांस बिकेम अ टेरिटोरियल स्टेट अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। और इसके बाद 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है फ्रांस जो था वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर में आ गया था, एक टेरिटोरियल स्टेट बन गया था। टेरिटोरियल जिसकी पर्टिकुलर टेरिटरीज हैं, पर्टिकुलर बाउंड्रीज हैं। एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर में इसका कंट्रोल ओवर आ गया था। The political and the constitutional changes brought by the new government led to the transfer of the sovereignty from the monarchy to the body of the French citizen। यानी कि अब क्या हुआ कि इसमें चेंजेस आए, इसकी गवर्नमेंट में चेंजेस आए। नए जो गवर्नमेंट बनी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों में इन्होंने चेंजेस किए। नया चेंज क्या था कि अब जो पावर थी वो मोनार्की से हट के पावर किसके हाथ में आ गई, फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में आ गई पावर, ठीक है। मोनार्की, अब मोनार्की से पावर जो आ गई है वो आ गई अब फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में। जब गवर्नमेंट डिजाइन हुई वहां की, फ्रांस की जब गवर्नमेंट डिजाइन हुई, फ्रांस का फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस आए तो उसमें मोनार्की से पावर जो है वो अब फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में आई। फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूट द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये
चीज़ सामने आई, ये लोगों को पता लगा कि भाई जो लोग हैं वो ही जो है देश को चला सकते हैं, ठीक है। हु कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, जो पीपल है हु कॉन्स्टिट्यूट द नेशन, नेशन को चला सकते हैं। नेशन में कोई भी गलत चीज़ है उसे लोगों के अंदर इतनी ताकत है कि वो चेंज कर सकते हैं। एंड शेक इट्स डेस्टिनी, यानी कि किसी भी कंट्री की किस्मत जो है वो बदल सकता है। कौन? उस कंट्री के जो लोग हैं उसकी किस्मत जो है वो बदल सकते हैं। सो पीपल एक ऐसी पावर है जो कि किसी भी कंट्री की जो है किस्मत को बदल सकता है, ठीक है। So many new reforms were introduced which created a sense of collective identity among the French people. बहुत सारे नए रिफॉर्म्स भी हुए उसी दौरान, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रिफॉर्म्स करे लोगों ने। जो सोशल रिफॉर्मर थे, सोसाइटी में उन्होंने नई नई चीज़ें भी लेकर आए और जिसके वजह से लोगोों के अंदर ये सेंस ऑफ क्रिएटिविटी जागी, ठीक है। क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एमंग फ्रेंच पीपल, यानी फ्रांस के लोगों में अब अपनी आइडेंटिटी दुनिया को बताने के लिए उनके अंदर एक मतलब जागरूकता उनके अंदर जो है वो पैदा होने लगी, ठीक है। सो क्या थी वो जो रिफॉर्मर्स ने जो नई चीज़ जो वो लेकर आए थे? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ ला पैट्रिया, ठीक है। ला पैट्री क्या थी? ला पैट्री थी दैट इज ला पैट्री टू बी कॉल्ड एज अ फादरलैंड, ठीक है। कि जो हमारा नेशन है वो हमारा फादरलैंड है, ठीक है। जो कंट्री है हमारी, ये हमारी फादरलैंड है। ला पैट्री बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हमारी फादरलैंड है। उसके बाद लेकर आए ली सिटियोना। ली सिटियोना मीन्स टू द सिटीजन, और हम जो है इसके सिटीजन है और ये हमारे फादर है, ठीक है। That is ली सिटियन यानी कि सिटीजन्स हैं, हम इस कंट्री के, फ्रांस के सिटीजन्स हैं, और ला पैट्री ये हमारा फादर लैंड है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, ये इनकी, ये एक्चुअली ये फ्रेंच भाषा है। ला पैट्री और ली सिटियोना ये फ्रेंच लैंग्वेज है। फ्रेंच लैंग्वेज में फादरलैंड और सिटीजन्स को ये बोला जाता है, ठीक है। एम्फेसाइज द नोशन ऑफ द यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका मतलब था कि ये हमारी फादरलैंड है, ये हम इसके सिटीजन्स हैं और हम एक ही जमीन पर रहते हुए हम सब इक्वल हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग हम सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हम सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, अब नया फ्रेंच फ्लैग भी आ गया था ट्राई कलर में, वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो न्यू फ्रेंच फ्लैग आया ट्राई कलर में, 3 कलर्स में, वो पुराने फ्लैग्स से उसको रिप्लेस किया गया। पुराना फ्लैग था रॉयल स्टैंडर्ड, यानी जो रानी राजा का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आपने पढ़ा ना, जो किंग थे, ठीक है। तो किंग के टाइम पे, जो 9th में आपने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन, किंग के टाइम का जो फ्लैग था वो हटके, एक रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग हटके अब जो फ्लैग आया उसमें वो ये दर्शा रहा है कि फ्रांस के सिटीजन, फ्रांस जो है वो हमारा फादरलैंड है, फ्रांस के सिटीजन इसके बच्चे हैं और हम सब इक्वल हैं। वो फ्रांस के फ्लैग में उन्होंने वो शो किया कि that we are equal according to the constitution and we have to be treated equal everybody, okay. A state journal was elected by the body of active citizen, एक state journal को elect किया जो कि एक एक्टिव सिटीजन्स हैं, फ्रांस के सिटीजन है वो, एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। तो उन्होंने जो नेशनल फ्रांस की जो असेंबली थी उसका नया नाम रखा। न्यू हाइम्स वर कंपोज, नए हाइम्स टू मीन्स, जैसे कि हमारी कंट्री में न्यू हाइम्स है, हमारे जो क्या है, हमारे नेशनल सॉन्ग है, सॉन्ग है, और क्या है हमारा, क्या होता है, नेशनल सॉन्ग होते हैं, और क्या होता है भाई, मैं भूल गई हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। जनगण मन आपका, जनगण गण और वंदे मातरम, ठीक है। ये जैसे हमारे हाइम्स हैं, इसी तरीके से ये हमारे नेशनल सॉन्ग है। और राष्ट्रगान जो होते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय सॉन्ग जो होता है, नेशनल सॉन्ग होते हैं, और क्या होता है, जो भी होते हैं वो अभी मुझे माइंड में स्ट्राइक नहीं हो रहा है। खैर एनीवेज, तो न्यू हाइम्स, इसी तरीके से फ्रांस जब रिपब्लिक हुआ तो फ्रांस का भी न्यू
इनके नेशनल सॉन्ग और ये सारी चीजें आई, ठीक है, कंपोज किए गए। ओथ टेकन, एक शपथ ली गई, ओथ इज अ शपथ, ठीक है, एक शपथ ली गई। एंड द मार्टियर्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, और जो जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस के लिए जो लड़ाई करी थी उनको मार्टियर घोषित किया गया, यानी कि उनको शहीद घोषित किया गया कि वो फ्रांस को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपनी जान दी है, तो वो हमारे फ्रांस के शहीद हैं। जैसे कि हमारे देश के लोग हमारे लिए शहीद होते हैं, या 1947 में या ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो लड़ाई हुई, या अब उसके बाद 1947 के बाद जो भी पाकिस्तान और चाइना से जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें जैसे हमारे जवान शहीद हुए हैं, उसी तरीके से वहाँ पर भी उन्होंने जो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो लड़े और जो मारे गए उनके लिए उन्होंने ये दर्जा दिया गया, और इनको ये भी कहा गया कि इनको शहीदों की तरह ही जो है इनका कॉमेमोरेटेड करना चाहिए, इनको कॉमेमोरेट करना चाहिए इन द नेम ऑफ नेशन, इनका क्रिमेशन करना चाहिए, ठीक है, एज शहीद के तौर पे। A centralized administrative system, एक centralized administrative system बना, was put in place and it formulated uniform law for all citizens within its territory, और एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया। वो यूनिफॉर्म लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में नया लॉ बनाया गया। वो यूनिफॉर्म लॉ क्या था कि इस जमीन के नीचे यानी फ्रांस की जमीन के ऊपर जितने भी लोग रह रहे हैं ये सभी जो हैं इक्वल है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये सब जो है इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, और यूनिफॉर्म लॉ मीन्स टू से सबके लिए लॉ इक्वल है चाहे वो कोई भी हो। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, अंदर फ्रांस के अंदर जो भी ट्रेड वगैरह होगा उसमें कस्टम ड्यूटीज लगेंगी, एंड ड्यूज वर कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज एबॉलिश हो गई विद इन फ्रांस के अंदर, विद इन फ्रांस के अंदर जितनी भी स्टेट्स थी फ्रांस में उनके अंदर जो भी कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज लगते थे उनको एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज अडॉप्टेड, और एक नया वेट को मेजर करने के लिए सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। वेट को मेजर करने के लिए एक नया सिस्टम जो था वो अडॉप्ट किया फ्रांस की न्यू गवर्नमेंट ने, कि अब जितना भी ट्रेड होगा फ्रांस के बाहर वो एक ही स्केल से उसको नापातोली उसकी की जाएगी, और उस हिसाब से उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और टैक्स वगैरह लिया जाएगा। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड, पर्टिकुलर किसी रीजन की फ्रांस में भी अलग अलग वो थे, अलग अलग रीजन जो थे वो अलग अलग रीजन के पीपल्स अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, तो अलग अलग जो रीजन की जो डायलेक्ट्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया, एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जैसे आज या जैसे हमारे इंडिया में लाइक अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में अगर आप थोड़ा सा बिहार साइड की तरफ को जाओगे तो उन लोगों की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है। अगर आप इन बिटवीन जो मिडिल ऑफ द यूपी में जो पीपल रहते हैं हम लोगों की जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर प्योर हिंदी होती है। अगर आप यूपी से जो मध्य प्रदेश और राजस्थान से जो लगा हुआ बॉर्डर है, हरियाणा से जो लगा हुआ बॉर्डर है, उनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है। तो रीजनल लैंग्वेज जो है, पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज उन्होंने खत्म कर दी, पूरी फ्रांस की एक फ्रेंच कॉमन लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। ये था रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन। जो रेवोल्यूशनरी थे, जो लड़ रहे थे फ्रांस के लिए, उनमें से जो बच गए थे, मतलब जो जिंदा थे अभी भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो लड़े, जो कुछ तो मर गए, वो उनको शहीद का दर्जा दिया गया, और जो रह गए थे रेवोल्यूशनरी उनके लिए वाज द मिशन, एक मिशन था, द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म यानी कि तानाशाह मनमौजी शासक से उन रेवोल्यूशनरीज को, फ्रांस के पीपल्स को आज़ाद कराना था। उनका ये मिशन था। किनका? रेवोल्यूशनरीज का मिशन था कि फ्रांस के लोगों को डिपोटिज्म से हमें आज़ाद कराना है। डिपोटिज्म यानी कि तानाशाह, ठीक है, एक मनमौजी शासक जो अपनी मर्जी से कुछ भी करता है, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो किंग लुई 16-17 जो थे, जो वो करते थे, ठीक है। तो उन रेवोल्यूशनरी का ये मिशन था कि फ्रांस के पीपल को ही नहीं, यानी कि ऑल ओवर यूरोप के लोगों को जो है डिपोटिज्म से आज़ाद कराना। द पीपल ऑफ यूरोप लिखा है यहाँ पे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द पीपल ऑफ यूरोप। नाउ दे गेव द नेम द पीपल ऑफ यूरोप, यानी कि पूरे यूरोप के लोगों को
फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरी पीपल्स थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में लड़ाई लड़ी थी, वो पूरे यूरोप के पीपल को डिपोटिज्म से आजाद कराना चाहते थे। डिपोटिज्म यानी कि एक तानाशाह से, तानाशाह के शासक, तानाशाह शासक से आजाद कराना चाहते थे। यूरोप में कहीं पर भी अगर तानाशाह है, डिपोटिज्म है, मोनार्की है, बहुत भयंकर वाली मोनार्की है जहाँ पे किंग अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहा है, उससे आजाद कराना चाहते थे। ठीक है, सो इन अदर वर्ड टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकेम नेशन, यानी कि अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो वो ये जो हमारे रेवोल्यूशनरी पीपल्स जो थे, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज, जो रेवोल्यूशनरीज थे वो पूरे यूरोप में जहां जहां पर, मतलब पूरे यूरोप के पीपल्स को जो है फ्री करना चाहते थे, आजाद कराना चाहते थे। ठीक है, when the news of the French Revolution and various reforms introduced in France reached other part of the Europe, अब जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की न्यूज यूरोप के बाकी पार्ट्स में जब पहुंची, then what happened, it happened, the people were excited, यहाँ पर पीपल जो थे और एक्साइटेड हो गए। अरे भाई कि फ्रांस रेवोल्यूशन की जो आग थी, ये आग जो थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की आग जो थी, वो यूरोप के बाकी देशों तक भी पहुंची। ठीक है, बाकी कंट्रीज तक पहुंची यूरोप के, कि भाई जब फ्रांस आजाद हो सकता है, फ्रांस को फ्रीडम मिल सकती है, फ्रांस रिपब्लिक हो सकता है, फ्रांस डेमोक्रेटिक हो सकता है, तो हम क्यों इन तानाशाह शासकों के अंडर में हम रहे, हम भी अपनी कंट्री को आजाद कराएंगे। तो पीपल वर सो एक्साइटेड फॉर दिस। ठीक है, सो दे स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबियन क्लब्स। अब इन्होंने क्या किया, जैकोबियन क्लब्स बनाना शुरू किए। ठीक है, जैकोबियन क्लब्स क्या थे, एंड व्हाट इज जैकोबियन क्लब्स? ऑन द लाइन ऑफ प्रिपेयर द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी विच मूव टू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली। ये वो ग्रुप ऑफ पीपल से, कुछ ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट्स थे ये, जो यूरोप को आजाद कराने के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये एक्टिविस्ट्स थे, जैकोबियन क्लब में बहुत सारे लोग जो थे इन्वॉल्व होने लगे, रेवोल्यूशनरीज थे। ठीक है, द एक्टिविटीज एंड द कैंपेनिंग प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी। तो ये लोग कैंपेनिंग कर रहे थे यूरोप की बाकी कंट्रीज के लिए, इन्होंने कैंपेनिंग करना शुरू किया, डिफरेंट एक्टिविटीज करना शुरू किया, ताकि जो आपकी जो आर्मी है, फ्रेंच आर्मी है, विच मूव टू हॉलैंड, जो कि हॉलैंड से मूव कर रही थी, बेल्जियम से मूव कर रही थी, स्विट्जरलैंड से एंड इटली से, इन डिफरेंट यूरोप की प्लेसेस से, यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज से मूव कर रही थी, और दूसरी जगहों पर जाकर जो है ये वहाँ पर यूरोप के पीपल्स को जो है मतलब समझा रही थी कि भाई यहाँ डेमोक्रेटिक कुछ होता है, रिपब्लिक कुछ होता है, और तानाशाही नहीं चलेगी, डिपोटिज्म को हमें खत्म करना है। ठीक है, सो द फ्रेंच आर्मी वर कैरिंग द आइडिया ऑफ अ नेशनलिज्म इन ऑल पार्ट ऑफ यूरोप। तो फ्रेंच आर्मी, मैंने भी बताया ना कि डिफरेंट यूरोप की कंट्रीज में जाकर वहाँ पर लोगों को ये बता रहे थे कि भाई डिपोटिज्म जो है वो अब नहीं चलेगा, डिपोटिज्म को हमें खत्म करना पड़ेगा। ठीक है ना, सो ऑल पार्ट ऑफ यूरोप में ये नेशनलिज्म को जो है वो स्प्रेड कर रहे थे। नेशनलिज्म को स्प्रेड कर रहे थे, राइट? आई थिंक दिस you will understand. Now Napoleon played a very important role spreading the idea of the nationalism in many part of the Europe. अच्छा, इसमें नेपोलियन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड करने में नेपोलियन का भी काफी रोल रहा है। तो नेपोलियन डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी। नेपोलियन जब फ्रांस में आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब सारी चीज़ें ठीक हुई, जब नेपोलियन आया, उसने डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय किया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो बहुत अच्छी कर रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें वो नेगेटिव भी थी जो उसके खिलाफ जा रही थी, और कुछ ऐसी चीज़ें वो उसने पॉजिटिव भी करी थी। अब नाउ पॉजिटिव चीज़ क्या थी? उसने इंट्रोड्यूस किया पॉजिटिव चीज़, हम 9th में वो ऑलरेडी हम खैर पढ़ चुके हैं, नेगेटिव हम थोड़ा सा देखेंगे। पहली बात तो उसने डेमोक्रेसी खत्म करी, उसने मोनार्की को इंट्रोड्यूस किया इन फ्रांस, इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन फ्रांस। लेकिन उसकी जो पॉजिटिव चीज थी वो क्या थी कि वो नेशनलिज्म तो स्प्रेड कर रहा था ऑल ओवर द यूरोप। ठीक है, डिस्ट्रॉय इंट्रोड्यूसिंग मोनार्की इन फ्रांस बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ही उसने मोनार्की रखी हुई थी कि मोनार्की एडमिनिस्ट्रेटिव जो चलाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो चलाएगा वो किंग चलाएगा,
लेकिन ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। लेकिन वो पूरी फ्रांस में जो है चीज़ें रैशनल रखना चाहता था, पूरा जो सिस्टम था वो रेवोल्यूशनरी रख रहा था, यानी कि लोगों को, वो राजा ऐसा हो कि लोगों को उससे परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, राजा अपनी मनमौजी ना करे, ठीक है। ये था, राजा जो है किसी भी तरीके का गलत अपने ही कंट्री के, अपने ही देश के लोगों के साथ कुछ गलत चीज़ें, गलत काम ना करे, ठीक है। सो ये था इसका, ही इंट्रोड्यूस नेपोलिक कोड टू प्रोमोट द सेंस ऑफ नेशनलिज्म। इसलिए उन्होंने, इसने क्या किया था, नेपोलियन ने, ये एक इसका अच्छा काम था कि इसने एक नेपोलियनिक कोड इसने एक बनाया था, ठीक है। नेपोलियनिक कोड बनाने की वजह से नेपोलियन कोड बनाया जिसमें नेशनलिज्म का सेंस था, ठीक है। यानी कि उसने उसमें कोड में कुछ शर्तें रखी जिसके थ्रू वो नेशनलिज्म की फीलिंग को यूरोप में स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा था। अब नेपोलियन कोड था क्या? एबोलिशन ऑफ द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ के बेस पर जो पहले प्रिविलेज मिलता था, जो बहुत एब्सोल्यूट मोनार्की के टाइम पे जो मिलता था फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, वो बर्थ के प्लेस पे जो प्रिविलेज मिलता था वो प्रिविलेज उसने एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। दैट इज ही डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ, कि अगर आप फ्रांस में पैदा हुए हैं तो ही आपको कोई फैसिलिटी मिलेगी, अगर आप किसी बाहर देश में पैदा हुए हैं और फ्रांस में आके आप सेटल्ड हो गए हैं तो आपको फ्रांस में दी गई बाकी लोगों की तरह आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये चीज़ उसने खत्म कर दी। अब सबको फैसिलिटी मिलेगी, चाहे वो बाहर देश का हो या वो खुद फ्रांस का हो, ठीक है। एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ के सामने सब इक्वल है, एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और जिसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे उस पर्टिकुलर बंदे का हक है। ये बहुत अच्छी चीज़ करी उसने। सिंप्लीफिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को उसने बहुत सिंप्लीफाइड वे में रखा। नेपोलियन सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन मैनी पार्ट, लाइक द डच रिपब्लिक में और स्विट्जरलैंड में, इटली में और जर्मनी में उसने जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको बहुत ही सिंप्लीफाई वे में रखा, ज़्यादा गड़बड़ झोल नहीं उसमें डाला कि ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, बहुत सिंपल वे में रखा ना। वो कैसे? ही एबॉलिश द फिड्यूल सिस्टम। सबसे बड़ी बात कि उसने फिड्यूल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया। फिड्यूल सिस्टम आपको पता है क्या है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अगेन, ओके। एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मनोरियल ड्यूज, ठीक है। और जो पीजेंट्स थे उनको सर्फडम से, सर्फडम यानी कि सर्फडम क्या होता है? एक सिस्टम होता है अंडर विच लैंड वाज ओन्ड बाय अपर क्लास, ठीक है। सर्फडम एक सिस्टम होता है जहाँ पे लैंड जो है वो अपर क्लास के पास रहता है, लेकिन पीजेंट जो है उसमें काम करता रहेगा, जो कि लैंड ओनर होगा, कोई नोबल मैन होगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, चर्च का कोई फादर वगैरह हो सकता है, मोनार्क्स हो सकता है, एंड सर्व्स और पीजेंट, जो पीजेंट्स हैं यूज्ड टू वर्क इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन एंड द राइट टू वर्क ऑन देयर लीज्ड फील्ड। तो जो पीजेंट है वो उनके अंडर में काम करेगा। पीजेंट जो है वो उनकी ज़मीन को लीज पर लेंगे, 50 साल के लिए ले लिया और 50 साल तक हम उस पर काम करके आपको भी प्रॉफिट देंगे, हमें भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ये चीज़ उसने सर्फडम वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया था उसने, ठीक है। और जितने भी ड्यूज वगैरह थे वो सारे भी नेपोलियन ने ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। सेकेंड था इसका रिमूवल ऑफ अ गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। नाउ गिल्ड क्या था? गिल्ड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ टैक्स, एक तरीका का टैक्स था ये। देयर वर मेनी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस व्हिच हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। आफ्टर कमिंग टू पावर नेपोलियन रिवोल्व द गिल्ड डिस्ट्रक्शन। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को जो है इसने खत्म कर दिया था, ठीक है। गिल्ड इज अ काइंड ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, मैन्युफैक्चर जो भी चीज़ हो रही है उसके ऊपर टैक्स था, उसको खत्म कर दिया। इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था कंट्री के अंदर जिस चीज़ों की ज़रूरत थी उसमें भी इसने इम्प्रूवमेंट किया। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड मॉनेटरी सिस्टम वर इम्प्रूव। जो मॉनेटरी सिस्टम था, मॉनेटरी सिस्टम यानी कि जो पैसे का लेन देन का जो सिस्टम था उसको भी इसने इम्प्रूव किया, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ट्रेड की फ्रीडम दी। पीजेंट, आर्टिजन, वर्कर, न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड फ्रीडम ऑफ
trade. Businessmen or small scale producer of goods in particular began to realize that uniform law, standardized weight and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capitals from one region to another. मतलब इसने एक ही मेजर करने का, एक ही वेटिंग सिस्टम रखा और यूनिफॉर्म लॉ था, सबके लिए लॉ सेम था, स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम था, मेजर करने का सिस्टम एक था, कॉमन नेशनल करेंसी थी। मतलब फ्रांस के अंदर पहले क्या होता था, विद इन फ्रांस के अंदर जो फ्रांस के अंदर बाकी स्टेट्स थे, हर स्टेट की करेंसी अलग थी, जिसके वजह से वेट को और मेजर करने का जो सिस्टम था वो भी ठीक नहीं था। तो क्या होता था, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल फ्रांस में हम 2 स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्टेट में वही सेम प्रोडक्ट 20 रुपए का है, तो वो जब दूसरे स्टेट में फ्रांस में उस प्रोडक्ट को बेचने जा रहा है तो वो उसको 10 रुपए दे रहे हैं उसके वजन के हिसाब से। वो ये कह रहे हैं बिकॉज इसका हमारे यहाँ जो मेजर किया जाता है उसके हिसाब से इसके कितने पैसे बने 10, लेकिन वो एक्चुअली में वो जो जहाँ से लेकर आया उसने उसको 20 रुपए दिया, तो इस वजह से उसको लॉस होता था इस चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आप जब एक यूनिफॉर्म मेजर करने का सिस्टम हो गया, वेट का सिस्टम एक हो गया ऑल ओवर द फ्रांस कंट्री में, ठीक है, और आपका करेंसी पूरी नेशनल करेंसी पूरी एक ही हो गई, वेटिंग का सिस्टम एक हो गया, तो भाई जब 20 रुपए में कहीं से खरीदा तो वो 20 रुपए में ही उस चीज़ को बेचेगा। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, रुपीज़ नहीं चलता है फिलहाल वहाँ। ठीक है, वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, और कैपिटल्स का एक्सचेंज जो है इसके वजह से बहुत ही ईजिली हो गया फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। बहुत ईजिली लोग जो थे गुड्स को एक्सचेंज कर पाते थे और लोगों को प्रॉफिट भी होता था उसके वजह से। ठीक है, ओके, ये टॉपिक यही था। नेक्स्ट है आपका मेकिंग ऑफ अ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मेकिंग ऑफ अ नेशनलिज्म इन यूरोप। वैसे ऊपर जो टॉपिक लिखा है वो भी सेम ही हो जाएगा, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है टॉपिक, तो ये है, बट इस टॉपिक में बेसिकली जो चीज़ें बताई गई हैं दैट इज़ ये कि नेशन स्टेट मिड 18th सेंचुरी से पहले, टिल द मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट, कोई नेशन स्टेट नहीं था। ठीक है, टिल जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, अलग अलग यूरोप की अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग नेशन स्टेट हैं, रिपब्लिक हैं, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ द नेशन स्टेट इज क्लियरली फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पैराग्राफ में लेकिन हम ये पढ़ेंगे, मतलब जो इसके पॉइंट्स है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि नेशन स्टेट्स मिड 18th सेंचुरी से पहले जो नेशन स्टेट नहीं थी, नॉन एग्जिस्टेंट थी, वो बातें, वो नॉन एग्जिस्टेंट ऑफ नेशन स्टेट, वो किस चीज़ से प्रूव होता है, किस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि मिड 18th सेंचुरी से पहले कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। ये हमें किन चीज़ों से पता चलता है? इवन द लार्ज कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड इटली आर डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल किंगडम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी जर्मनी और नेक्स्ट क्या है, इटली। जर्मनी और इटली तक भी जो थी, जर्मनी और इटली जो कि यूरोप की लार्ज कंट्रीज में से एक हैं। ठीक है, जर्मनी और इटली ये भी स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड थी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई पहले नेशन स्टेट का किसी भी तरीके का, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। कंट्रीज़ या स्टेट्स जो थे वो रिपब्लिक नहीं थे, अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज, जिसको जो लैंग्वेज एक दूसरे की मतलब सेम लगती थी वो अपना ग्रुप अलग बना लेते थे, और जो किंग्स थे उन्होंने अपना अपना रीजन जो है कैप्चर किया हुआ था, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा पार्ट है। जैसे कि हम इंडिया में पढ़ते हैं, इंडिया में जो हमने अब तक इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, 10th आपने जो 9th में 6th 7th 8th में जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है, गुप्ता पीरियड, मौर्यन एम्पायर, उनके अलग अलग स्टेट थे। साउथ में पालास का रीजन अलग था, चेरास, चोलास, पांड्या, सबके रीजन अलग थे। कर्नाटका, तमिलनाडु ऐसे तो स्टेट्स बने हुए नहीं थे। अब कर्नाटका की तमिलनाडु की लैंग्वेज तमिल है, केरला की मलयालम है, कर्नाटका की कन्नड़ है,
फिर हम और ऊपर अगर हम जाएंगे आपकी महाराष्ट्र की मराठी है, ठीक है, गोवा की जो लैंग्वेज है वो अलग है, उनकी लैंग्वेज गोवन लैंग्वेज है, ठीक है, मध्य प्रदेश की लैंग्वेज हिंदी और वहाँ की जो लैंग्वेज है मध्य प्रदेश की वो है, यूपी की हिंदी है, जम्मू कश्मीर की डोगरी और आपकी कश्मीरी लैंग्वेज है। तो इस तरीके का नहीं था, जैसे इंडिया में था सेम एज इट इज ऐसे ही यूरोप में था, ठीक है। अलग अलग किंग्स ने जो है अलग अलग रीजन, जैसे पालास, चेरा, चोलास ने अपने अपने रीजन कैप्चर किए हुए थे। मौर्यन अंपायर के अलग एरिया था, अशोका का अलग एरिया था, गुप्ता अंपायर का अलग एरिया था, उनके अलग रीजन्स थे। इसी तरीके से सेम एज इट इज यूरोपियन कंट्रीज में भी था। जो यूरोपियन कंट्रीज जो यूरोप हम आज देखते हैं वो पहला ऐसा नहीं था। सभी किंग्स ने अलग अलग अपने अपने रीजन जो है कैप्चर कर लिए थे। तो यहाँ से ही हमें ये पता चलता है इवन जर्मनी और इटली के भी छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। जो ईस्टर्न पार्ट था यूरोप का और सेंट्रल जो यूरोप था वो मोनार्की के अंडर में था, ऑटोक्रेटिक मोनार्की, बहुत ही स्ट्रिक्ट मोनार्की, ठीक है। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, जहाँ पर बहुत डाइवर्स पीपल रहते थे, डिफरेंट डिफरेंट पीपल रहते थे, उनकी लैंग्वेज सेम नहीं होती थी, कल्चर बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी, डाइवर्स पीपल थे, ठीक है, इसलिए लिखा है डाइवर्स पीपल। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। मैंने कहा ना उनके कल्चर सेम नहीं थे, उनकी लैंग्वेज सेम नहीं थी, लेकिन वो रह रहे थे और किंग जो थे उनके ऊपर रूल कर रहे थे, वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते थे, उनकी आइडेंटिटी सेम नहीं थी, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड है द पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू अ डिफरेंट एथनिक ग्रुप। ग्रुप्स अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे, लैंग्वेजेस अलग थी, तो वो एक दूसरे की भाषा जो है लैंग्वेज जो चीज़ें कहना चाह रहे हैं वो क्या समझेंगे कि भाई हमें किंग से आज़ादी चाहिए, या ये किंग सही नहीं है, या हमें रिपब्लिक चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, इस तरीके के शब्द तो इस तरीके के शब्द तो उन्होंने कभी सुने भी नहीं कि इक्वालिटी क्या होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कभी नहीं सुनी। सो इस तरीके का था, मतलब इन सब पॉइंट से ये प्रूफ होता है कि भाई पहले आपके नेशन स्टेट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है। द हैम्सबर्ग अंपायर थी वहाँ पे, दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर रूल कर रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल्स, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे, डिफरेंट पीपल्स रहते थे। इट इंक्लूड एल्पाइन रीजन, यानी कि जो आपका ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एल्पाइन रीजन था, जहाँ पर एल्पाइन के पेड़ थे, कॉनिकल जो ट्रीज जहाँ पर पाए जाते हैं, और उसके बाद टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड स्विट्जरलैंड, ये जो प्लेसेस थे और एल्पाइन वाला रीजन था, एज वेल एज बोहेमिया जो रीजन था, वेयर द ऑटोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग, यानी कि वहाँ पे जो पीपल्स रहते थे वो जर्मनी लैंग्वेज बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे, और वहाँ पे ऑटोक्रेटिक अंपायर थी, ठीक है, सॉरी एरिस्टोक्रेसी थी वहाँ पर। किंग्स और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह वो लोग जो है पूरे उस रीजन को जो है रूल कर रहे थे, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग, वहाँ पर इटालियन पीपल वाले पीपल्स भी रह रहे थे। तो लोम्बार्डी और वियतनामी पीपल्स, वेनेटिया जो प्लेस थी, और लोम्बार्डी लैंग्वेज बोलने वाले लोम्बार्डी के जो लोग थे वो भी वहाँ पर रह रहे थे। हंगरी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, हंगरी के जो पीपल्स थे, हंगरी कंट्री से जो बिलोंग करते हैं, आज जो हंगरी कंट्री है उसमें जो मैग्यार बोलने वाली लैंग्वेज बोलने वाले जो पीपल थे, वाइल द अदर हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ अ डायलेक्ट, और आधी जो हंगरी की पॉपुलेशन थी वो डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स बोलते थे, वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज, अलग अलग टाइप तरीके की भाषाएं बोलते थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है किसी को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश, गैलिशिया इज द नेम ऑफ अ प्लेस, वहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी जो पीपल्स थे वो आपकी पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप देयर वर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द अंपायर एज अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीसन पीपल्स, बोहेमिया एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, शोल्वेसन इन कैरोलियन। मतलब कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है यहाँ पर, इतना आप मत जाओ। डिफरेंट प्लेसेस पे लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, आधे लोग कुछ लैंग्वेज बोल रहे हैं, आधे लोग कुछ लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को डोमिनेट कर रहा है, कहीं पर किंग्स जो हैं पर्टिकुलर कुछ पॉपुलेशन को डोमिनेट कर रहे हैं, इस तरीके से। मतलब बहुत आप
इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ झोलता है यूरोप में, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ झोलता। पढ़ने बैठो तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ झोलता, ठीक है। रोमन्स जो है वो कुछ और लैंग्वेज बोल रहे हैं, ट्रांसलैविया, ठीक है। जो रोमन्स थे वो ट्रांसलैविया लैंग्वेज बोलते थे। क्रोड्स टू द साउथ, साउथ के जो क्रोड्स थे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। एंड इसकी वजह से सच डिफरेंट डिड नॉट इजीली प्रोमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, इसलिए वो आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते थे। जब समझ नहीं पा रहे हैं तो पॉलिटिकल यूनिटी भी नहीं आ रही है उनके अंदर, ठीक है। सो ये था आपका मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म वाला टॉपिक। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म है मतलब, बट इसमें जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि भाई नेशनलिज्म यूरोप में आने से पहले देयर वाज नो नेशन स्टेट एग्जिस्ट, तो कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। ये हमें कैसे पता चलता है, इसके प्रूफ्स क्या है, तो वो है इसके प्रूफ ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन पॉइंट से हमें पता चलता है कि भाई किसी भी तरीके का नेशन स्टेट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ओके, नाउ नेक्स्ट है हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म और आइडिया ऑफ अ नेशन स्टेट जो है कैसे आया, ठीक है। राइज ऑफ द मिडिल क्लास, तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसका राइज ऑफ मिडिल क्लास। आइडिया ऑफ नेशन स्टेट कैसे आया, वी विल सी दैट। आइडिया ऑफ नेशन स्टेट कैसे आया यूरोप में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, राइज ऑफ द मिडिल क्लास। इसमें सबसे पहले हुआ आपका मिडिल क्लास का राइज। राइज ऑफ मिडिल क्लास। आपको एनसीईआरटी में भी सेम टॉपिक्स मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। हाँ, इसमें भी ब्रीफ में बहुत, मतलब ब्रीफ में नहीं सॉरी, बहुत लेंदी है चैप्टर। ये चैप्टर वैसे भी लेंदी है आपका, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छा खासा लेंदी दिया हुआ है। काफ़ी मतलब मैक्सिमम टॉपिक सेम ही हैं जो मैं इस बुक से पढ़ाती हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। और थोड़ी बहुत चीज़ें अगर चेंजेस होंगी तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। So the rise of the middle class was the most important factor responsible for the rise of the spirit of nationalism. जैसे जैसे मिडिल क्लास जो था बढ़ने लगा, मिडिल क्लास जो था वो अपनी फ्रीडम के बारे में सोचने लगा, वैसे धीरे धीरे यूरोप के अंदर पूरा नेशनलिज्म की फीलिंग भी जो थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। बिफोर 19th सेंचुरी से पहले a landed aristocracy was a dominant class in Europe. एरिस्टोक्रेसी वाली जो थी बहुत डोमिनेंट क्लास थी। एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, चर्च थे, नोबल्स पीपल्स थे, नोबिलिटी पीपल्स थे, वो बाकी जो मिडिल क्लास था, स्पेशली मिडिल क्लास और लोअर क्लास को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था। और यही था, अपर क्लास ही यूरोप में ज़्यादातर दिखता था, अपर क्लास, ठीक है। सो दे वर वेरी रिच, बहुत रिच होते थे, एंड दे हैव ओन लार्ज एस्टेट्स, बड़े बड़े स्टेट होते थे, बड़े बड़े एरिया, बड़े बड़े रीजन लोगों ने खरीद रखे थे, ठीक है। इन द कंट्री साइड यानी कि जो उनका जो उस समय जो उनका रीजन था, कंट्री तो नहीं थी उस समय, जो उनका रीजन था, रीजन की बाउंड्री पर, उनका जो एरिया था उसकी बाउंड्री पर उन्होंने बड़े बड़े ज़मीनें ले रखी थी और उस पर बहुत डिफरेंट तरीके की खेती बाड़ी उन्होंने कर रखी थी। तो वो अरबपति, करोड़पति, अरबपति, मिलियनपति एंड ऑल दैट, ये सारे होते थे, ठीक है। सो एंड ऑल्सो बिग हाउसेज इन द टाउन्स, और जो टाउन्स थे भाई उन्होंने जो ज़मीनें खरीदी थी उन पर खेती बाड़ी करवाते थे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारा कुछ ग्रो करवाना, और उससे जो कमाई आती थी जो टाउन में, वो यानी कि मेन सिटी में उन्होंने अपने बड़े बड़े घर बनवाए हुए थे। तो वहाँ पर भी सिर्फ रिच फैमिली दिखती थी। जैसे कि हम इंडिया में हम जब पढ़ते हैं ब्रिटिश इंडिया वाला, जो 8th में हमने पढ़ा है, ब्रिटिश इंडिया का जो सीन है इंडिया में, जो जिस तरीके से हो रहा था, इंडिया में भी यही सेम चीज़ थी। जमींदार्स जो थे वही पूरे हिंदुस्तान पे छाए हुए थे, किंग्स और ब्रिटिशर्स, बड़े बड़े ऑफिशियल्स, ठीक है। मैक्सिमम जो जमींदार लोग थे वही छाए हुए थे, जो मिडिल क्लास था वो तो था ही नहीं, लोअर क्लास ज़्यादा पिसता था। तो जमींदार लोग जो थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, नोबल्स जो थे, वो लोअर क्लास को जो है डोमिनेट करते रहते थे। तो सेम यहाँ पर भी यही था। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ द डिप्लोमेसी, फ्रेंच लैंग्वेज वो बोलते थे डिप्लोमेसी के लिए, ठीक है।
हाँ ठीक है, हम फ्रेंच का ही रहने वाले हैं हम एंड ऑल दैट, ठीक है, बट हाई सोसाइटी के होते थे। दो न्यूमेरिकली दे वर वेरी स्मॉल, लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो लोग नंबर्स में बहुत कम थे, बट दे वर वेरी पावरफुल, लेकिन वो बहुत पावरफुल थे। लाइक इन इंडिया में भी, लाइक जैसे था जमींदार वगैरह बहुत पावरफुल होते थे, लाइक वैसे ही यहाँ पर था, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री, और ज़्यादातर पॉपुलेशन यूरोप में किसकी थी? पीजेंट्स की थी, और ये लोग कम थे। मिडिल जो आपके अपर क्लास वाले जो थे, हाई सोसाइटी एरिस्टोक्रेसी जो फैमिली थी, ये बहुत कम थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी थे, रिच थे। मैंने बताया ना भी, करोड़पति, मिलियनपति एंड ऑल दैट, ये सब थे। सो टू द वेस्ट द बल्क ऑफ अ लैंड वॉज फार्म्ड बाय द टेनेंट्स। वेस्ट में, यूरोप में वेस्ट में बहुत बड़े बड़े लैंड थे जो कि इनके टेनेंट्स यानी कि जो किराए पर लेकर जो वर्कर्स होते थे वो सारा उसको देखते थे, एंड द स्मॉल लैंड ओनर्स, और जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे वो उसको देखते थे, उनके पास बल्क ऑफ लैंड रहता था। वाइल ईस्ट में और सेंट्रल यूरोप में क्या होता था, द पैटर्न ऑफ अ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय द साउथ। तो ये इनके ऊपर ये इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो सेंट्रल में और ईस्टर्न यूरोप था वहाँ पर लैंड होल्डिंग का पैटर्न कैसा था? लैंड होल्डिंग का पैटर्न ऐसा था कि वास्ट स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय द साउथ। जो सर्फ्स थे, जो सर्फडम नेपोलियन ने ख़त्म किया था, तो जो बड़े बड़े एरिस्टोक्रेसी बिजनेसमैन जो थे वो लोग क्या करते थे? पीजेंट्स को अपना ये बड़ा लैंड दे देते थे, और मतलब देते थे काम करने के लिए, ठीक है। और ये जो पीजेंट्स थे, जो सर्फ्स थे, ये उसमें काम करते रहते थे और उनको सारा प्रॉफिट वो लेते थे, ठीक है। ये था इनका। उसके बाद वेस्टर्न पार्ट जो था यूरोप का और सेंट्रल यूरोप, वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था, ग्रोथ अच्छी हो रही थी। ट्रेड लीड टू इमर्जेंस ऑफ टाउन, ट्रेड जैसे जैसे बढ़ रहा था तो उसकी वजह से टाउन्स भी बढ़ रहे थे, ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा था, तो ट्रेड अच्छा होने की वजह से, ट्रेड के अच्छे होने की वजह से पीपल्स जो थे टाउन में ट्रेड करने के लिए आते थे। तो टाउन में आ रहे हैं तो वो धीरे धीरे टाउन्स भी जो है बढ़ रहे हैं, लोग वहाँ रहना भी शुरू कर दिया उन्होंने। टाउन्स एंड द कमर्शियल क्लासेस, ठीक है, जो कमर्शियल क्लासेस थे वो लोग ट्रेड वगैरह करते थे ना, मर्चेंट्स वगैरह, ट्रेडर्स यही ट्रेड करते थे आपके, ठीक है। दीज न्यू क्लासेस वर प्रोड्यूसिंग फॉर द मार्केट, तो जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता था वो मार्केट के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो लोग थे, जो नए जो क्लासेस थे, ये ट्रेडर्स, मर्चेंट्स जो थे, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी करते थे वो मार्केट में जाकर, जो मेन जो उनकी जो मार्केट होती थी वहाँ जाकर इसको सेल आउट करते थे, ठीक है। अब इसी दौरान क्या है, एक नया ग्रुप निकल के आया धीरे धीरे, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स का, ये जो ट्रेड छोटा मोटा कर रहे हैं, दैट इज इन इट्स वे न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लोअर क्लास जो है दूसरे के उसमें कर रहे हैं, लेकिन ये लोग खुद से कर रहे हैं, खुद ट्रेड कर रहे हैं, मर्चेंट्स खुद ट्रेड कर रहे हैं, जाके प्रोडक्शन को जो है बेच रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। यहाँ से ही काम करते करते धीरे धीरे एक नया क्लास इमर्ज होकर आया, एंड दैट इज द वर्किंग क्लास, और उसे ही कहा गया था मिडिल क्लास, ठीक है। सो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन और द मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जो मिडिल क्लास थी वो किससे बनी हुई थी? इंडस्ट्रियलिस्ट से बनी हुई थी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो मिडिल क्लास में अब आ रहे थे, ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन एंड द प्रोफेशनल इमर्ज्ड, ठीक है। इंडस्ट्रियलिस्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल इमर्ज। तो ये जो बिजनेसमैन थे, ट्रेड कर रहे थे, मर्चेंट्स जो थे, इंडस्ट्रीज बना रहे थे, इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ वहाँ सेल कर रहे थे, बेच रहे थे मार्केट में जाके, ये एक नया क्लास बन के आया, जो कि उसमें से कुछ क्लास बिजनेस भी कर रहा है, इंडस्ट्रीज भी हैं उनकी खुद की, छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज भी हैं, ठीक है, और कुछ प्रोफेशनल्स हैं। ये बना आपका मिडिल क्लास, ठीक है, राइज ऑफ द मिडिल क्लास, यहाँ से हुआ आपका राइज ऑफ मिडिल क्लास। तो जो मिडिल क्लास जब राइज हुआ तब नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इमर्ज होके आने लगी। सेकेंड पॉइंट है इसका लिबरल नेशनलिज्म।
लिबरल नेशनलिज्म। आइडिया ऑफ लिबरलिज्म का आइडिया आया यहाँ पे लोगों के पास। इंपॉर्टेंट फैक्टर विच प्रमोट द सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन स्टेट। लिबरलिज्म के थ्रू भी लोगों के अंदर नेशन स्टेट और नेशनलिज्म की फीलिंग इमर्ज होने लगी। टर्म लिबरलिज्म जो डिराइव्ड है वो लैटिन वर्ड से। लिबरल मीनिंग होता है फ्री, ठीक है, लिबरल का मीनिंग है फ्री, और जो कि एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। लिबरल मीनिंग फ्री एंड डिफरेंट पीपल इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। और अलग अलग लोगों ने लिबरलिज्म का मीनिंग जो है अलग अलग इंटरप्रेट किया, ठीक है। लिबरलिज्म का डिफरेंट मीनिंग्स जो है उन्होंने इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया इन देयर ओन वेज, अपने खुद के अपने नए तरीकों से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म, न्यू जो इमर्ज हुआ मिडिल क्लास, उनके लिए लिबरलिज्म का क्या मीनिंग था? स्टूड फॉर फ्रीडम, अपने फ्रीडम के लिए खड़ा होना। फॉर द इंडिविजुअल, एक अकेला बंदा अपनी फ्रीडम के लिए खड़ा होना आना चाहिए उसे। एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और लॉ के सामने जो है वो सब इक्वल है, और अपने लिए अपनी फ्रीडम के लिए जो है खड़ा होना, स्टूड अप फॉर आवर फ्रीडम। ये था लिबरलिज्म का मीनिंग, ठीक है, मिडिल क्लास के लिए। ये हो गया आपका लिबरलिज्म का मीनिंग। सो वी विल कंटिन्यू, इसके बाद का जो है विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। दैट इज वाई मैं बहुत से इस चैप्टर को थोड़ा सा आराम से आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर है, ये बहुत लेंदी चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। राइज ऑफ नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर। आगे के जो टॉपिक्स हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, और फॉर द अपडेट्स, फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।